नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी जो प्रश्न आप यहाँ इस क्लास में लिए गए हैं ये आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट से हैं, क्योंकि इसमें आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिविजन होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमारा 114 नंबर का क्लास है। आज के क्लास में हम लोग 115 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 115 नंबर का क्लास। अभी 115 नंबर का क्लास खुल जा बाबू। तो ये 115 नंबर का क्लास है। तो अब इसमें देखिए, पहला प्रश्न है किससे, ये इकोनॉमी योजना है। तो इकोनॉमी का प्रश्न है। तो राष्ट्रीय खाद्य के बदले कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। देखिए, ये कार्यक्रम तो वैसे तो शुरू हुआ था 14 नवंबर 2004 को। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 14 नवंबर 2004 को। लेकिन इसके पीछे का इतिहास आप लोग समझ लीजिए। देखिए, भारत में चल रहा था 5वीं पंचवर्षीय योजना। उस समय एक योजना शुरू की गई थी, कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम उस समय शुरू किया गया था 1977 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसी पंचवर्षीय योजना को काम के बदले अनाज योजना को बदल करके राष्ट्रीय रूप से लागू किया गया। थोड़े व्यापक रूप से पूरे राष्ट्रीय तौर पे लागू किया गया। और उसमें कुल 150 जिलों को रखा गया। 150 जिलों में इस योजना को लागू किया गया 2004 में। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करके इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय खाद्य के बदले कार्यक्रम। ठीक, 14 नवंबर 2004 को ये शुरू हुआ था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल करके इस योजना का विलय किस में कर दिया गया, 2006 में। आप सभी जानते हैं 2006 में हमारे देश में मनरेगा आ गई थी। क्या आ गई थी, मनरेगा के बारे में बात करें तो इसका एक्ट पूछता है कि मनरेगा का एक्ट कब आया था, यानी कि अधिनियम, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो 2005 में इसका अधिनियम आया था। आगे चल करके मनरेगा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अब वर्तमान स्थिति मनरेगा की क्या है, आप सभी जानते हैं 2026 में भी इसका नाम बदला है। 2026 में इसका नाम क्या कर दिया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नाम बीबीजी राम जी कर दिया गया। अब आप लोग कहेंगे ये बीबीजी राम जी क्या है, तो याद रखने का एक तरीका है बीबीजी राम जी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फुल फॉर्म है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले जो आपकी नरेगा थी उसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। पहले नरेगा में रोजगार की बात करें तो वो 100 दिन का दिया जाता था। इस योजना के तहत अब इसमें रोजगार कितना दिया जाएगा, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये रोजगार के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे रेशियो पूछे कितना है, तो इसमें 60:40 का अनुपात है। 60% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सामान्य राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में ये थोड़ा सा आंकड़ा थोड़ा सा चेंज रहता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 40% इसमें स्टेट गवर्नमेंट देगा और 60% इसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य के बदले कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो इसको 14 नवंबर 2004 में लागू किया गया। भारत के 150 जिलों में लागू किया गया था। आगे चल के इस योजना का विलय 2006 में मनरेगा में कर दिया गया। इसके तहत मनरेगा का एक्ट पूछे कब एक्ट आया था, तो 2005 में इसका एक्ट आया था। 2006 में स्थापना हुआ था और 2009 में नाम इसका क्या कर दिया गया, मनरेगा। और 2026 में नाम इसका क्या कर दिया गया, बीबीजी राम जी इसका नाम कर दिया गया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। याद रखने का एक तरीका है बीबीजी राम जी, आप लोग तुरंत एक सेकंड में याद हो जाएगा। ठीक,
ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नरेगा के तहत पहले 100 दिन का काम दिया जाता था, अब 125 दिन का काम दिया जाने लगा। ये एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेशियो पूछिए कितना इसमें अनुदान देते हैं, तो 60% जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40% जो है ये आपके स्टेट गवर्नमेंट देता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। तो देखिए ये कंप्यूटर का प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। तो देखिए जो जावा स्क्रिप्ट है आप सभी जानते हैं ये क्या है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब कंप्यूटर का भाषा। तो इसका जो है आधिकारिक नाम क्या है, ECMA स्क्रिप्ट इसका आधिकारिक नाम है। क्या है, ECMA स्क्रिप्ट इसका आधिकारिक नाम है और ये एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। ECMA इसका आधिकारिक नाम है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अब आप कहेंगे ये कैसा आधिकारिक नाम है। तो जावा स्क्रिप्ट का अलग अलग कंपनियों ने इसका डेवलपमेंट किया, अलग अलग कंपनी इसके क्या बोलते हैं उसको उसके मालिक रहे हैं, तो इस वजह से इस तरह का नाम इसका हो गया है, ठीक, रखा गया, ठीक। अब हम लोग इस प्रश्न में कुछ रिवीजन करते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जाता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, जबकि ये प्रश्न भी कंप्यूटर लैंग्वेज का है। तो देखिए कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखते हैं। सी क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। C++ क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। पूछे जावा क्या है, तो ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट यही लैंग्वेज जो पूछा गया है। जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। आपसे पूछे कि बेसिक क्या है, तो ये एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते होंगे तो आप लोग को प्रश्न मिलता होगा। पास्कल पूछ ले, पाइथन पूछ ले क्या है, तो ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतने कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में आप लोग जरूर याद रखें। एक कंप्यूटर का प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे कि इंटेल i3 क्या है, इंटेल i3 क्या है, तो यहाँ पे नोट करेंगे इंटेल i3 पूछ ले कंप्यूटर का लैंग्वेज। इंटेल i5 पूछ ले कंप्यूटर का लैंग्वेज। इंटेल i9 पूछ ले क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज, ठीक। i7 आता है, इंटेल i7 भी क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। एक और प्रोसेसर आता है AMD का प्रोसेसर, AMD का। इसमें इसके जो सीरीज होते हैं वो Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9, Ryzen 7 इस तरह के होते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि Ryzen इस तरह के होते हैं, Ryzen 3 क्या है, तो ये कंप्यूटर का प्रोसेसर है। अगर Ryzen 5 क्या है, तो ये भी कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। Ryzen 9 क्या है, ये भी कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। तो इतनी बातें यहाँ से कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो इसका रिवीजन करते हैं। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है, ECMA स्क्रिप्ट इसका आधिकारिक नाम है। हमने कुछ कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में बताया, C++, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक, पाइथन। कंप्यूटर के प्रोसेसर के बारे में इंटेल i3, i5, i9, i7। AMD के प्रोसेसर बताया Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। ये सभी कंप्यूटर के AMD प्रोसेसर हैं। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि मातृभूमि की प्रतीक्षा में ये किसकी आत्मकथा है। तो देखिए हमारे एग्जामों में आत्मकथा और उसके लेखकों के बारे में भी बहुत पूछा जाता है। तो BR अम्बेडकर इसके क्या है, अम्बेडकर इसके लेखक हैं। आइए चलिए इस प्रश्न में कुछ आत्मकथा के बारे में पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि विंग्स ऑफ फायर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग बताएंगे कि ये APJ अब्दुल कलाम की क्या है आत्मकथा है। एक APJ अब्दुल कलाम की क्या है आत्मकथा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, दिया सलाई ये किसकी आत्मकथा है, ये आत्मकथा है दिया सलाई, ये किसकी आत्मकथा है, आपके कैलाश सत्यार्थी की। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, कैलाश सत्यार्थी। 1914 में इन्हें नोबल भी दिया गया था, 1914 में इन्हें नोबल भी मिला मलाला यूसुफजई के साथ में। कैलाश सत्यार्थी की दिया सलाई आत्मकथा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट, अगर आपसे पूछिए आई हैव द स्ट्रीट ये किसकी आत्मकथा है, तो आई हैव द स्ट्रीट ये R. अश्विन की आत्मकथा है। किसकी है, R. अश्विन की आत्मकथा है।
ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, एक पैशन ऑफ डांस कुचिपुड़ी ये किसकी रचना, किसकी आत्मकथा है, ये भी बात एग्जाम में पूछी जाएगी। ये कुछ करंट अफेयर के आपके आत्मकथा है। पैशन, द पैशन ऑफ डांस, ये किसकी आत्मकथा है, द पैशन ऑफ डांस। यहाँ पे कुचिपुड़ी भी लिखा जाएगा, कुचिपुड़ी। तो ये आपके यामिनी कृष्णमूर्ति की है। किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति। आप लोग जानते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति क्या है, नृत्यांगना है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की ये नृत्यांगना है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति इनकी क्या है, आत्मकथा है। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि मातृभूमि की प्रतीक्षा में किसकी आत्मकथा है, तो ये भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। हमने बताया कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग बताएंगे। दियासलाई कैलाश सत्यार्थी की। और पैशन ऑफ डांस कुचिपुड़ी ये यामिनी कृष्णमूर्ति की है। इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। और आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन की आत्मकथा है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए इसी तरह के और भी रोज क्लास पाने के लिए। और इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा मोटा अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय, तो ये 2023 को घोषित किया गया था। किसे, 2023 को। यूएनओ द्वारा कुछ वर्षों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि दलहन का, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया था, तो दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2016 को घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे कि मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया, मृदा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया, तो ये 2015 को घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि वहाँ पे मत्स्य पालन जो आपके मछली पालन होता है, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब का घोषित किया गया, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर का मतलब ये होता है मछली पालन। एक्वाकल्चर का वर्ष किसे घोषित किया गया, तो ये आपके 2022 को घोषित किया गया। किसे, 2022 को, यहाँ पे नोट करेंगे 2022 को। अब 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया, तो ये भाई आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष किसे घोषित किया गया, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष किसे घोषित किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष घोषित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्न का कि यूएनओ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपके ध्यान रखना है। 2023 को घोषित किया गया था। दलहन का वर्ष 2016 को घोषित किया गया। मृदा का वर्ष 2015 को, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर 2022 को घोषित किया गया था और ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष 2025 को घोषित किया गया। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए नॉर्मन बोरलाग का आप लोग नाम जानते होंगे, जो विश्व की हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। विश्व की हरित क्रांति के जनक आप लोग बताएंगे नॉर्मन बोरलाग हैं। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोरलाग पुरस्कार, तो कृषि, जबकि ये कृषि से जुड़े हुए हैं तो कृषि क्षेत्र में दिया जाएगा। कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पुरस्कार दिया जाता है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में। इसी तरह हमारे एग्जामों में कुछ पुरस्कार और वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। ये चलिए कुछ पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि भटनागर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के बारे में पूछे, इसमें ये दिया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार, तो आप सभी जानते हैं इसकी स्थापना उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कहने पे हुई थी, कलिंग पुरस्कार की स्थापना। और ये पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला पुरस्कार के बारे में अगर आपसे पूछे कि
धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार, तो ये धन्वंतरी को आप लोग जानते हैं। धन्वंतरी कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक थे, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, चिकित्सा विज्ञान में या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में ये पुरस्कार दिया जाता है। एक पुरस्कार के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पे नोट कर देते हैं, गोल्डन पांडा पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार ये पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है ये पुरस्कार। इसे गोल्डन पांडा पुरस्कार को ही क्या कहते हैं? यहाँ पे नोट करेंगे, गोल्डन पांडा पुरस्कार को पर्यावरण का ऑस्कर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पर्यावरण का ऑस्कर कहते हैं। ठीक, इस तरह से इसको उपनाम भी है, इसका उपनाम है पर्यावरण का ऑस्कर। पूछे किसे कहते हैं? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार को कहते हैं। तो इतने पुरस्कारों के बारे में मुझे लगता है बहुत है, बहुत सारे पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे आप लोग, तो आप लोग का तैयार होता जाएगा। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। गोल्ड पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार ये पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। और पर्यावरण का ऑस्कर इसे कहते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी देखिए, पहले भारतीय कौन थे नोबेल प्राप्त करता सभी क्षेत्रों में? इस प्रश्न से हम लोग देखेंगे सभी क्षेत्रों में नोबेल और उसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो देखिए, हरगोविंद खुराना का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। हरगोविंद खुराना, इन्होंने सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किया था। हरगोविंद खुराना का नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद कर रखेंगे। ठीक, तो और इन्होंने अनुवांशिक कोड का व्याख्या दिया था, इस वजह से इन्हें नोबेल दिया गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले कौन है? साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप सभी जानते हैं सीवी रमन को दिया गया था भौतिक विज्ञान में नोबेल। सबसे पहले 1930 में इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव दिया था, जिसे उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताया गया था। अगर आपसे पूछे कि शांति का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मदर टेरेसा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मदर टेरेसा के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थी तो मैसेडोनिया की थी। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी? तो ये मैसेडोनिया की रहने वाली थी, लेकिन ये भारत में आ जाती हैं और ये भारत की नागरिकता भी ले लेती हैं। तो इसी वजह से शांति का नोबेल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो या फिर पहली भारतीय कौन है? ये मदर टेरेसा हैं। 1997 में दिया गया था। इन्होंने निस्वार्थ भाव में कोलकाता में गरीब बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया था, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया था, उनके पोषण पे ध्यान दिया था। गरीब बच्चों की ये मदद के लिए जानी जाती हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ये है अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन है। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय 1998 में इन्हें मिला था। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? हरगोविंद खुराना। हमने बताया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है अमर्त्य सेन, 1998 मिला। साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में गीतांजलि के लिए। भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले पहले भारतीय सीवी रमन, 1930 में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और शांति में नोबेल पाने वाली पहली भारतीय कौन है? मदर टेरेसा, 1997 में गरीबों की मदद के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल ये तो बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसका उदाहरण है? तो देखिए, ये इकोनॉमी का प्रश्न है।
कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे उद्योगों के बारे में तो इकोनॉमी के बारे में पूछा जाता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में हम लोग पिछले प्रश्नों में बहुत व्यापक चर्चा कर चुके हैं कि स्टील अथॉरिटी इंडिया की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और किस लिए हुई। तो ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे यहाँ पे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसका उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। ये चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए स्वामित्व के आधार पे, यानी कि मालिकाना हक, स्वामित्व मतलब यही होता है कि उसके मालिक कौन होंगे, उसका संचालन कौन करेगा। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक होते हैं आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो ये एग्जाम्पल है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे, जिसका संचालन और नियंत्रण पूरी तरह से, जिसका संचालन और नियंत्रण और जिसका पूरी तरह से जो मालिकाना हक है वो सरकार का हो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। उसके बाद आता है आपके निजी क्षेत्र के उद्योग। अगर आपसे पूछे कि निजी क्षेत्र के उद्योग किसे कहेंगे, तो निजी क्षेत्र के उद्योग का नियंत्रण संचालन जो है वो करता है निजी व्यक्ति, कोई निजी पर्सन इसको करता है, निजी व्यक्ति के कंट्रोल में ये होता है। एक होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। क्या होता है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होता है, तो इसमें जो इसका संचालन और नियंत्रण निजी व्यक्ति करेगा और सरकार के साथ में, निजी व्यक्ति और सरकार दोनों साथ में मिलकर करेंगे। निजी व्यक्ति और सरकार दोनों साथ में मिलकर के करते हैं जब किसी उद्योग का संचालन और नियंत्रण, तो वो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। एक है आपका सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र क्या होता है, ये चलिए देखते हैं। सहकारी क्षेत्र, तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, जब किसी कंपनी का संचालन और नियंत्रण उत्पादक करे। कौन करे, उत्पादक, जो उत्पाद कर रहा है, जिसका नियंत्रण उत्पादक करे या फिर सप्लायर करे, मतलब सप्लायर, सब लोग साथ में। सहकारी का मतलब यही होता है कि जिसका संचालन और नियंत्रण उत्पादक करे, सप्लायर्स करे और श्रमिक करें। तो इन सभी जो जब मिल करके किसी उद्योग को करते हैं, कई लोग मिल करके, तो उसको सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। इकोनॉमी का प्रश्न है, उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसका उदाहरण है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। हमने बताया सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग पे नियंत्रण किसका होता है, वो सरकार का होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का नियंत्रण कोई निजी व्यक्ति करता है, जैसे आपका टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, ये सभी निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जब कोई निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिल करके काम करें, तो वो होता है आपका संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। जैसे आपका ONGC हो गया, जो महारत्न कंपनियां होती हैं, वो सभी इसमें आती हैं। और सहकारी क्षेत्र के उद्योग क्या हो गया, वो सारी महारत्न कंपनियां नहीं आएंगी, कुछ विशेष ही महारत्न कंपनियां इसमें आएंगी। सहकारी क्षेत्र के उत्पादक जैसे सप्लायर्स हो गए और श्रमिक हो गए, उत्पादक हो गए, ये सभी एक साथ मिलकर के जब काम करेंगे तो वो सहकारी क्षेत्र के उद्योग में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन है। तो आप सभी को बताया गया संयुक्त राष्ट्र का 193वां नंबर का सदस्य ये दक्षिणी सूडान है। इसको जोड़ा गया संयुक्त राष्ट्र में 2011 में। इसकी राजधानी आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होती है, इसकी राजधानी जुबा होती है। राजधानी भी के फॉर कैपिटल, इसकी जुबा होती है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र हजारों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और लगातार प्रश्न इसमें पूछा जाता है। मैनहट्टन द्वीप पर क्या है इसका मुख्यालय, ये भी पूछा जाता है किस द्वीप पर इसका मुख्यालय, तो मैनहट्टन द्वीप आप लोग बताएंगे कहाँ पे मुख्यालय है, तो USA अमेरिका में इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क में। ये भी बातें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की अगर आपसे पूछे कि वर्तमान हेड कौन है,
वर्तमान समय में इसके हेड या फिर महासचिव करके मिलेगा, तो वो है आपके एंटोनी गुटारेस। कौन है? एंटोनी गुटारेस के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ के हैं ये भी पूछा जाता है, पुर्तगाल के किस नंबर के, 9th नंबर के हैं। ये इनका क्रम भी पूछा जाता है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि यूएनओ के 8वें नंबर के वो अध्यक्ष कौन है, तो उस समय 8वें नंबर के अध्यक्ष वान की मून नामक व्यक्ति थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और बहुत पूछा जाता है, यूएनओ के पहले हेड कौन थे, तो इनका नाम था ट्रिगवेली। क्या था इनका नाम? ट्रिगवेली पहले हेड थे। और ये कहाँ के रहने वाले, ये भी पूछा जाता है, नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन बना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिणी सूडान है सबसे नवीनतम नंबर का सदस्य, 2011 में बना। इसकी राजधानी भी पूछी जाती है, क्या है? जुबा इसकी राजधानी है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की को, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है, अमेरिका में। और हमने बताया इसके वर्तमान हेड कौन है, एंटोनी गुटारेस, दूसरा कार्यकाल है। और ये 9th नंबर के इसके हेड हैं। और पहले हेड कौन थे? ट्रिगवेली हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्जुन के पेड़ की छाल का उपयोग करते हैं। देखिए, इस तरह के भी एग्जाम में प्रश्न, कुछ औषधि के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्जुन पेड़ की छाल जो है वो हम लोग इसका उपयोग करते हैं हृदय रोग में, हृदय रोग में, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह घटाता है, रक्तचाप को कम करता है, तो इस वजह से इसको हृदय रोग में। और ये एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है, अपने लक्ष्य से, अपने पास से नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बहुत पूछी जाती है सिनकोना वृक्ष, सिनकोना वृक्ष। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से एक दवा बनती है, जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है कुनैन, या फिर इसको क्विनोन भी कह के एग्जाम में मिलता है। कुनैन दवा मिलती है, और इसका उपयोग किस में करते हैं? मलेरिया के उपचार में करते हैं। और ये भी बातें एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेरिया के उपचार में तो सिनकोना वृक्ष की छाल का उपयोग करते हैं। आप लोग को मिला होगा प्रैक्टिस सेट वगैरह में। आप लोग जानते हैं सर्पगंधा के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया कि सर्पगंधा की जड़ों का उपयोग किस में करते हैं? तो सर्पगंधा की जड़ों का उपयोग जो है उच्च रक्तचाप में करते हैं। किस में करते हैं? उच्च रक्तचाप में करते हैं। ये बातें आप लोग हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप आप लोग ध्यान रखेंगे। नीम के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। नीम में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। नीम का प्रयोग त्वचा रोग में किया जाता है, त्वचा रोग, फोड़ा फुंसी वगैरह में किया जाता है। त्वचा रोग, फंगस, दाद वगैरह त्वचा रोग में किया जाता है, फोड़ा फुंसी, दाद वगैरह में नीम का भी प्रयोग किया जाता है हमारे ग्रामीण अंचल में, आप सभी जानते होंगे। अश्वगंधा भी एक तरह का औषधि है, और इसका उपयोग किस में करते हैं? तो इसका उपयोग मानसिक तनाव में करते हैं। इसका उपयोग मानसिक तनाव में, अगर आपको मानसिक तनाव है तो आप लोग अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। थकान में भी करते हैं, मानसिक तनाव, थकान और कमजोरी रहती है तो इसमें अश्वगंधा का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसे आप लोग किसी भी औषधि का उपयोग अपने मन से ना करें, और एक्सपर्ट की सलाह से ही किसी भी प्रकार की औषधि का सेवन करना चाहिए, चाहे वो घरेलू हो या फिर मेडिकल स्टोर की हो। और उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए कि कितनी मात्रा, किस रोग में कितना, आपका रोग कितना है और इसकी कितनी मात्रा लेनी है, सब चीज़ जांच पड़ताल करके ही औषधि का उपयोग करना चाहिए। तो अर्जुन की पेड़ की छाल का उपयोग किस में करते हैं? हृदय रोग में करते हैं। इसी तरह अश्वगंधा का उपयोग मानसिक तनाव, थकान और कमजोरी में करते हैं। और सिनकोना वृक्ष की छाल का उपयोग सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन नामक दवा बनती है, जिसका उपयोग मलेरिया में करते हैं। सर्पगंधा की जड़ों का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर में करते हैं। नीम का उपयोग त्वचा रोगों में करते हैं। ठीक, तो इतनी औषधियों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ, नहीं तो कोई भी औषधि आप अपने मन से खा लें और फायदा तो हुआ नहीं, उसका नुकसान अलग हो जाए, लूज मोशन वगैरह। ठीक है, तो इस तरह का काम हरगिज नहीं करना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चावल के पौधे में बकाने फूलिश सीडिंग रोग का कारण कौन रोगाणु है? तो देखिए, इस तरह के भी एग्जाम में कुछ फसलें हैं, केवल आदमी ही नहीं बीमार हैं, फसलें भी बीमार हैं। ठीक है, लेकिन कहा केवल जाता है आदमियों को। तो देखिए,
अब चावल के पौधों में ये रोग पाया जाता है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वजह से ये प्रश्न लिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ जो ज़्यादा पूछी जाती हैं उसको फसलों में लगने वाले रोगों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए ये कौन सा रोग है, जिब्रेला। इसमें रोगाणु क्या है, जिब्रेला फुजीरुकोई नामक जीवाणु है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिब्रेला फुजीरुकोई नामक यहाँ पे इसमें जीवाणु पाए जाते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये प्रश्न एग्जाम में हो सकता है वो रिपीट करे, इस वजह से यहाँ पे बताया गया है। चलिए फसलों में से संबंधित कुछ रोग के बारे में पूछ लेते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है धान का खैरा नामक रोग किसके वजह से होता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि खैरा रोग किस में होता है, तो धान में किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी की वजह से ये रोग होता है। और एक चीज़ और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तंबाकू का मोज़ेक नामक रोग। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तंबाकू का खेती किया जाता है व्यापक रूप से दक्षिण भारत साइड में, तो इसमें तंबाकू का मोज़ेक नामक रोग के बारे में भी पूछा जाता है, आप लोग को प्रश्न मिलता होगा। तो ये तंबाकू का मोज़ेक रोग किसकी वजह से होता है ये पूछा जाता है, तो विषाणु की वजह से होता है। या फिर आपसे पूछे कि मोज़ेक रोग किस में होता है, तो तंबाकू में होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गन्ना उत्तर भारत में बहुत पाए जाते हैं, तो गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है, लाल सड़न रोग, उसमें आप लोग जानते होंगे गन्ने का जो पत्ती हटाया जाता है तो उसमें लाल सड़न रोग आपको मिलेगा, तो वो कवक की वजह से होता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। आलू में एक रोग पाया जाता है जिसे ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं। ब्लैक हार्ट नामक रोग ये पूछा जाता है कि ब्लैक हार्ट नामक रोग किस में पाया जाता है, तो ये आलू में पाया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, किसमें ब्लैक हार्ट नामक रोग ये आलू में पाया जाता है। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। तो इन प्रश्नों को साथ में रिवीजन करते चलेंगे। कुछ भी आए तो यहाँ पे प्रश्न ये ना हो कि छूट करके जाए, तुरंत लपेट देना है, ठीक है। तो चलिए चावल के पौधों में बकाने फूली सीडिंग का रोग ये पाया जाता है जिब्रेला फुजीरुकोई नामक रोगाणु के कारण। अगला प्रश्न कि धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, एग्जाम में पूछा गया। तंबाकू में मोज़ेक रोग विषाणु की कमी से होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक की वजह से होता है। ब्लैक हार्ट रोग ये आलू में होता है, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कि बुद्ध के अग्नि उपदेश के रूप में जानते हैं, तो बुद्ध के अग्नि उपदेश के रूप में ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और महात्मा बुद्ध से तो बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का रिवीजन भी करते हैं। तो चलिए बुद्ध के अग्नि उपदेश के रूप में किसे जानते हैं, इसे जानते हैं। देखिए आदित्य परियाय को जानते हैं। आदित्य परियाय नामक एक उपदेश है इनका। आदित्य परियाय सूत्र नामक एक उपदेश है, इनको हम लोग जानते हैं किस रूप में, अग्नि उपदेश के रूप में जानते हैं। इसमें भगवान बुद्ध बताते हैं कि हमारी इंद्रियां वो विषयों के वजह से जल रही हैं, और ये आदित्य पर्याय लिखा है इस वजह से ये आपकी पाली भाषा में लिखा गया है। भगवान बुद्ध के कुल उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं, आप सभी जानते हैं, तो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। भगवान बुद्ध के उपदेशों के बारे में पूछा जाता है। मुख्य 6 उपदेश हैं भगवान बुद्ध के, उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला उपदेश इनका था जिनका पाली भाषा में नाम धम्मचक्र पवर्तन इसका नाम है। धम्मचक्र पवर्तन ये पाली भाषा में लिखा गया शब्द है। और धम्मचक्र पवर्तन सूत्र, इसमें किस चीज़ की वर्णन किया गया है, तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन की बात किया गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र इसे बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र इसे बोलते हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा उपदेश भगवान बुद्ध का है अनंत खलन का उपदेश। अनंत लक्षण सूत्र दूसरा उपदेश है। अनंत लक्षण का में क्या किस चीज़ का वर्णन है, या फिर इसको पूछे किस और रूप में जानते हैं, तो इसको कहते हैं अनात्मवाद का उपदेश। इसको क्या कहते हैं, अनात्मवाद का उपदेश या फिर
सूत्र बोलते हैं, अनात्मवाद का सूत्र या फिर क्या बोलते हैं। और तीसरा नंबर का क्या है, ये है आदित्य पर्याय सूत्र। तीसरा नंबर का सूत्र क्या है, आदित्य पर्याय सूत्र। ये बातें आप लोग ध्यान रखें। 4 महत्वपूर्ण है, 4 के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। महापरिनिर्वाण के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको पाली भाषा में महापरिनिब्बाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिब्बाण बोलते हैं पाली भाषा में। और इसमें भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की बात कही गई है, यानी कि मृत्यु, अंतिम समय की बात इसमें कही गई है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र से बोलते हैं। तो कुछ भी पूछे आप लोग बता सकते हैं। है तो मुख्य 6, लेकिन ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या करेंगे सभी को पढ़ के, तो ये अग्नि उपदेश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। आदित्य पर्याय सूत्र इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, और धम्मचक्र प्रवर्तन क्या किसे कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के सूत्र को कहते हैं। अनंत लक्षण सूत्र किसे कहते हैं, अनात्मवाद के सूत्र को कहते हैं, ठीक, अनात्मवाद, ठीक। और महापरिनिब्बाण किसे कहते हैं, परिनिर्वाण के सूत्र को कहते हैं। तो ये भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर, देखिए शतरंज और उसके ग्रैंड मास्टर के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये है अभिमन्यु मिश्रा। कौन है, विश्व के सबसे कम उम्र के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। जबकि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर पूछे, अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप लोग बताएंगे सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग रील वगैरह में भी डी गुकेश को बहुत देखते होंगे। ये है सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, विश्वनाथ आनंद है। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कब हासिल किया ये खिताब, तो 1988 में। और इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर। पूछे किसकी पुस्तक है, तो विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन थी, यहाँ पे नोट करेंगे। फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर भारत की कौन बनी थी, ये बनी थी आपकी एस विजय लक्ष्मी। क्या नाम था उनका, एस विजय लक्ष्मी नाम है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में नवीनतम ग्रैंड मास्टर पूछ ले वो कौन है, या फिर 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इनका नाम है आपको आरण्यक घोष। क्या नाम है, आरण्यक घोष। ये 95 नंबर के और भारत के लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो पूरे विश्व में अभिमन्यु मिश्रा है। हमने बताया भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, डी गुकेश हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथ आनंद 1988 में बने थे। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम। और नवीनतम ग्रैंड मास्टर 95 नंबर के कौन है, ये आरण्यक घोष है, इनका नाम क्या है, आरण्यक घोष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनिमय करने के लिए पारित पहला अधिनियम कौन सा था, तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो आप लोग जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था भारत में। और इसके बारे में आइए ध्यान से पढ़ते हैं। 1773 का, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिमयत, इसको बोलते हैं हिंदी में विनिमय। 1773 का विनिमय अधिनियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब बात वही हुई। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नियम, अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इस वजह से दोनों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम के तहत भारत में क्या चीज़ें की गई, क्या कार्य की गई, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बंगाल के जो आपके गवर्नर थे, इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे,
बंगाल के जो गवर्नर थे इसको बदल करके इसको इसको बदल करके इसका पद बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल इसके तहत किसे बनाया गया था? ये वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अब हो गया ना हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसके तहत ही यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई। एक्ट आया था 1773 में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में। और इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बनाए गए थे? एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एलिजा एम्पे थे। कौन क्या थे? एलिजा एम्पे इनका नाम था। इनका नाम इम्पे भी मिलता है, एम्पे भी मिलता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनिमय करने के लिए पारित पहला अधिनियम कौन सा था? तो 1773 का आपका अधिनियम था। और इसके तहत कार्य क्या किए गए? बंगाल के प्रमुख कार्य, मतलब ये तो कई सारे कार्य किए गए थे, ये तो 2 प्रमुख कार्यों के बारे में आपको बताया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। और इसके तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग बने थे। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, लेकिन कब की गई ये डेट पूछा जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक्ट तो 1773 में आया है, तो सभी लोग 1773 लगा देते हैं। आप लोग को नहीं लगाना है। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? इसके चीफ जस्टिस पहले बने थे आपके एलिजा एम्पे। कौन बने थे? एलिजा एम्पे इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष किस लिए उपयोग करते हैं? तो इस सुपर कंप्यूटर जो प्रत्यूष है, ये मौसम पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्वानुमान पहले से पता लगाना कि बारिश होगी कि नहीं, और क्या पता चले कि बारिश नहीं होगी। ठीक है। और आजकल तो मैसेज भी आ जा रहा है फ़ोन पे कि 3 घंटे में बारिश होने वाली है आपके शहर में, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैसेज पे मैसेज आता रहता है। तो हालांकि सतर्कता जरूरी है, भले ही फेल हो जाए, ना आए बारिश, लेकिन मैसेज आना जरूरी है ताकि सब लोग तैयार हो जाएं। तो देखिए जो ये प्रत्यूष प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर, इसका उपयोग अकेले नहीं किया जाता है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का जो स्थापना है ये पुणे में किया गया था। ये पुणे से अपना कार्य करता है, लेकिन ये अकेले कार्य नहीं करता है। एक मिहिर सुपर कंप्यूटर है हमारे देश में, मिहिर सुपर कंप्यूटर, और मिहिर सुपर कंप्यूटर नोएडा में है। ये दोनों एक साथ मिल करके साथ में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग साथ में किया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका उपयोग साथ में किया जाता है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस लिए उपयोग इनका होता है? मानसून के अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, भारत में और भी कुछ सुपर कंप्यूटर हैं और उनका उपयोग पूछा जाता है। जैसे एरावत सुपर कंप्यूटर पूछ ले। ये भारत के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं, बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। इनका उपयोग AI के लिए किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। फुल फॉर्म इसकी आर्टिफिशियल, AI की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी गई है, क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। लेकिन हिंदी में भी पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म AI का क्या होता है? तो इस AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
एआई का फुल फॉर्म हिंदी में पूछे क्या होता है तो वो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एआई यहाँ पे लिख लीजिए। एआई का फुल फॉर्म हिंदी में होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगर आपसे पूछे कि परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर भारत में किस काम के लिए यूज किया जाता है, परम प्रवेगा, तो ये शैक्षणिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष किस लिए उपयोग किया जाता है। ये मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोग किया जाता है और प्रत्यूष को मिहिर के साथ में उपयोग किया जाता है और मानसून का अध्ययन करना इन दोनों का काम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एरावत सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोग किया जाता है और परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर इस शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस तरह से भारत में कुछ मंदिरों और उसके निर्माणकर्ता और वो किस स्थान पे स्थित है उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका निर्माण जो है पूछे किसने करवाया था, तो सोमवंशी राजा थे। सोमवंशी, यहाँ पे सोमवंशी राजा जिनका नाम क्या था, सोमवंशी राजा ययाति ने इनका निर्माण करवाया था। ययाति, सोमवंशी राजा ययाति केसरी, इस तरह से एग्जाम में ऑप्शन भी दिए गए थे। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। और लिंगराज मंदिर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थिति पूछे कहाँ पे है, तो ये स्थित कहाँ पे है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है, भुवनेश्वर उड़ीसा में एक स्थान है, यहाँ पे ये स्थित है। आइए चलिए उड़ीसा के और कुछ मंदिर और उसके निर्माणकर्ता के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। कोणार्क मंदिर को ही कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके पुरी में स्थित है, पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और प्रसिद्ध मंदिर है उड़ीसा में जिसको बोलते हैं जगन्नाथ मंदिर। यहीं पे ही रथ यात्रा निकाली जाती है, जगन्नाथ मंदिर। ये पूछे किसने निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन ने, इसका निर्माण करवाया था। अनंत वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये भी मंदिर कहाँ पे है, पूरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, पूरी उड़ीसा में ये मंदिर भी स्थित है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, छतरपुर मध्य प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। लेकिन निर्माणकर्ता के बारे में बात करें तो इसका निर्माण चंदेल वंश के लोगों ने करवाया था। किसने करवाया था, चंदेल वंश के लोगों ने करवाया था। ये खजुराहो मंदिर ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये मंदिर का पूरा समूह है। इसमें ढेर सारी 50 से अधिक मंदिरें हैं और इसका निर्माण छतरपुर के चंदेल वंश के शासक ने करवाया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, छतरपुर में स्थित है। तो चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने इसका निर्माण कराया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन पूरी उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। और खजुराहो मंदिर की बात करें, छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के लोगों ने इसका निर्माण कराया था। तो क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो देखिए ये आपका साइंस से प्रश्न है, साइंस में किससे, केमिस्ट्री का। अब बताइए यहाँ पे एग्जाम में रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे एक अपवाद है इस प्रश्न में, अभी आप लोग को बताया जाएगा। पहले आप बाउ के नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, S1S2 2S2, उसके बाद 1S2 2S2 2p6
2p6, उसके बाद 3s2, फिर 3p6 आएगा, फिर 3, उसके बाद डी ब्लॉक आ जाएगा 3d10 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 4s2 लिखेंगे, 4p6 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए होना तो चाहिए 4p6, लेकिन यहाँ पे देखिए होना चाहिए 4d7, लेकिन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या 4d8 और 5s, यहाँ पे 5s1 लिखेंगे, ठीक ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ये क्यों पूछा गया है, इसका रोडियम का पहले आप लोग को पता नहीं होगा, पहले इसका सिंबल होता है RH, इसका परमाणु क्रमांक होता है 45, ठीक। इसमें देखिए अपवाद क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं 4d8 और 5s1। यहाँ पे वैसे नियम से क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे होना तो चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 4d7, क्या होना चाहिए 4d7 और 5s2 होना चाहिए, ठीक है। नियम से तो ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या लिखे हैं 4d8 और 5s1, तो ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है, और इसी वजह से ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही है, और यहाँ पे ये नहीं होगा, ऐसे होगा, तो इसी वजह से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इससे याद रखेंगे, हो सकता है फिर पूछ ले, रोडियम वगैरह का पूछा जाता है, सोडियम का भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरीक ऑफ बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग सीख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए रिवीजन करते हैं, क्या रिवीजन इसमें करना बता तो दिए सब। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से अभी भी प्रश्न पूछा जाता है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे आपके संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी आपके पहली बैठक 8 अगस्त 1942 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अरे यार 8 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 9 अगस्त 1946 यहाँ पे नोट करेंगे, 9 अगस्त 1946 को हुई थी। एक्साइटमेंट में गलती हो जाता है। 9 अगस्त 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। उसमें पहले अध्यक्ष पूछे कौन बनाया गया था, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें पहले अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया, क्योंकि उस समय उस बैठक में सबसे बुजुर्ग थे, इस वजह से इन सबसे बुजुर्ग थे, और इनको संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे बुजुर्ग थे, इनके सम्मान में, इस वजह से एग्जाम में पूछा गया था कि इनके क्यों बनाया गया था, तो बुजुर्ग थे, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग थे, इस वजह से इन्हें बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 अगस्त। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। यहाँ पे भी दिसंबर ही रहेगा, अगस्त नहीं रहेगा, यहाँ पे भी दिसंबर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें खास बात क्या है, इसमें संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये HC मुखर्जी का नाम आप लोग याद रखेंगे। ये संविधान सभा के कौन थे, उपाध्यक्ष थे, इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बैठक इसमें कब हुई थी संविधान सभा की, 13 दिसंबर 1946 में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया था, ये आप लोग बताएंगे। इसमें संविधान
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया था, ये आप लोग बताएंगे, आप लोग के लिए प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, इस वजह से इनके सम्मान में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें बनाया गया है। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 में। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। क्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे जानकार थे, उस बैठक में सबसे अधिक जानकार थे। उपाध्यक्ष की बात करें, इसमें एच.सी. मुखर्जी को इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो यहाँ से पूछी जाती हैं कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाले कौन थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किए। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि प्रस्ताव पेश, भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किसने किया था, तो ये प्रस्ताव पेश करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को पेश करते हैं। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कहाँ पे ये प्रस्ताव पेश किया गया, तो इस समय चल रहा था मुंबई अधिवेशन 1942 में। मुंबई अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है। मुंबई अधिवेशन 1942 में चल रहा था, इस प्रस्ताव को पेश किया गया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव अगर आपसे पूछे कि इसका वो किसने किया था, क्या बोलते हैं इसमें, इसका नेतृत्व किसने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। और महात्मा गांधी ने यहाँ पे कौन सा नारा लगाया था, तो इनका फेमस नारा जो एग्जाम में पूछी जाती है, करो या मरो का नारा लगाया गया था। करो या मरो का नारा लगाया गया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था भारत में। इसके तहत कांग्रेस के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन जीरो हावर कब चलाया गया था, तो 9 अगस्त 1942 को। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था, तो ये पारित कब किया था, तो 8 अगस्त 1942 को। नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी जी, और इसमें नारा क्या लगाया इन्होंने, करो या मरो का नारा लगाया। जबकि पूछे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को मसौदा तैयार किसने किया, मतलब उसको लेखा जोखा करके उसको तैयार किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। और प्रस्ताव पेश किसने किया था, तो सदन में प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई अधिवेशन में 1942 में। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ये सभी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 2025 में भारत के किस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किसे बनाया गया। तो 2025 वाला करंट अफेयर का ये लेटेस्ट प्रश्न है, वो किसे बनाया गया था, मराठा सैन्य परिदृश्य को बनाया गया था। 44 नंबर का है, मराठा सैन्य परिदृश्य को क्या बनाया गया, यहाँ पे 44 नंबर का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बनाया गया। और ये भारत का नवीनतम विश्व विरासत स्थल है। भारत का नवीनतम विश्व विरासत स्थल है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 12 किलो को, इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 किलो को शामिल किया गया है, जिसमें से 11 तो महाराष्ट्र के किले हैं और 1 तमिलनाडु का किला है। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो यही 44 हैं विश्व धरोहर। भारत में विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो कितने हैं, 44 हैं, वर्तमान समय 44 हैं, जिसमें से 36 क्या हैं, 36 जो हैं वो सांस्कृतिक है। 36 जो हैं वो सांस्कृतिक है। इसमें से 7 क्या हैं, वो प्राकृतिक है। 7 क्या है, प्राकृतिक है। और एक क्या है, एक जो विश्व धरोहर स्थल है
ये आपके मिक्स है। मिक्स मतलब मिश्रित, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछी जाती है। भारत में कितने सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं, प्राकृतिक कितने धरोहर विश्व धरोहर स्थल हैं और मिश्रित कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए 2025 में भारत में किस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य था और ये 44 नंबर का और नवीनतम था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में विश्व धरोहर स्थल कुल 44 हैं, 36 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिक्स है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे, अगर 6 लेन वाला पूछे तब आप लोग बताएंगे इसका नाम क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। जबकि भारत में वर्तमान समय 14 लेन की एक्सप्रेसवे चल रही हैं। ठीक है, 14 लेन की एक्सप्रेसवे चल रही हैं। आइए चलिए इस प्रश्न में हम लोग कुछ एक्सप्रेसवे के बारे में पूछ लेते हैं। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे वो सबसे लंबा है 6 लेन वाले में। 6 लेन वाले में गंगा है। उसके बाद आता है आपका वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आता है। इसके बाद आता है आपका पूर्वांचल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये तीनों का क्रम याद रखेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आता है। ठीक, तो ये 3 का क्रम आप लोग याद रखेंगे 6 लेन वाले में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, लंबा एक्सप्रेसवे, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस कौन है? तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, ये दिल्ली से मुंबई जाने वाली जो एक्सप्रेसवे हैं वो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1350 किलोमीटर से भी ज़्यादा अधिक है। ठीक, तो ये इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर यहीं पे 6 लेन वाला 14 लेन की जिक्र हुई है, तो अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, सर्वाधिक लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो भारत का जो सर्वाधिक लेन वाला एक्सप्रेसवे है वो दिल्ली से मेरठ जाता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, सबसे ज़्यादा लेन वाला है। और कितनी लेन है इसमें? 14 लेन है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 14 लेन मतलब 14 सड़क जाएंगी, सीधे 14 सड़क एक साथ। ठीक है, लेन उसमें 14 रहेंगे। ठीक है, एक सड़क में 2 लेन होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो हमने बताया गंगा एक्सप्रेसवे इस समय सबसे टॉप पे है। उसके बाद आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लंबाई में। उसके बाद आता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लंबाई में। ये 6 लेन वाले की बात कर रहा है, कैटेगरी इसमें 6 लेन वाला है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से मुंबई जाता है, 1350 किलोमीटर का है। अगर भारत में सर्वाधिक लेन वाला एक्सप्रेसवे पूछे तो वो दिल्ली मेरठ है, 14 लेन वाली है एक्सप्रेसवे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ये पंचायतों का गठन से संबंधित है, पंचायतों के गठन से संबंधित है और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका संबंध किससे है? पंचायतों के गठन से इसका संबंध है। देखिए हमने बताया था आपको भाग 9 के बारे में क्या बताया था। भाग 9 को आप लोग याद रखेंगे। इसमें क्या है? पंचायतें हैं। पंचायतों के बारे में किस अनुच्छेद में रखा गया है? पंचायतों को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 9 में। अनुच्छेद पूछे तो 243 से लेकर के 243 ओ तक क्या है? भाग 9 है। इसे जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसको जोड़ा गया था भाग 9 को। उसके बाद हमने बताया भाग 9A। तो इसी वजह से देखिए 243 और 243 ओ के बीच में क्या पड़ेगा? 243C। तो ये किससे संबंधित रहेगा? पंचायतों के गठन से संबंधित रहेगा। भाग 9 का A ये किससे संबंधित है? ये नगर निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर निगम या फिर नगर निकाय भी एग्जाम में मिलता है, इससे संबंधित है। और ये बात करें कहाँ से कहाँ तक, ओ के बाद क्या आएगा? पी आएगा ना। 243 पी से लेकर के 243 ZG तक है। क्या है? 243 पी से लेकर के
243 जेड जी तक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद भाग 9 का बी आता है। भाग 9 का बी हमने बताया था ये कहाँ से, इसमें क्या है, सहकारी समितियाँ। सहकारी समिति को किस में रखा गया है, तो सहकारी समितियों को रखा गया है भाग 9 के बी में। इसका अनुच्छेद क्या है, 243 जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद एच आता है, तो 243 जेड एच से अनुच्छेद नंबर 243 जेड एच के बाद क्या आता है, जेड टी तक है इसका रेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक है क्या, भाग 9 का बी। ठीक, तो इतनी बातें यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है, तो हमने बताया ये पंचायतों के गठन से संबंधित है। और भाग 9 क्या है, पंचायतों हमने बताया भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। और ये 243 से लेकर के 243 के ओ तक किसकी चर्चा है, पंचायतों की चर्चा है हमारे अनुच्छेद में। और भाग 9 का ए जिसमें नगर निकाय है, इसको जोड़ा गया किसमें, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। और भाग 9 का भी सहकारी समितियां, इसमें ये हमारे अनुच्छेद, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया 97वां नंबर का संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। और ये अनुच्छेद नंबर 243 जेड एच से अनुच्छेद नंबर 243 जेड टी तक ये है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे आप लोग बता देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह क्या है, तो इसका नाम है जीसैट 11 इसका नाम है। और इसका वजन पूछ ले, भारी है तो वजन के बारे में पूछा जाएगा। इसका वजन है वर्तमान समय 5854 किलोग्राम इसका वजन है, 5854 किलोग्राम इसका वजन है। और बात करें रॉकेट, किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था, तो एरियन 5 नाम का रॉकेट था। एरियन 5 नाम का एक रॉकेट था जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का रॉकेट है। ये यूरोप का रॉकेट है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एरियन 5, तो इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। और अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय रॉकेट से लॉन्च सबसे शक्तिशाली या फिर सबसे भारी उपग्रह कौन सा है, तो ये 2025 में लॉन्च किया गया था। करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा। भारतीय रॉकेट से लॉन्च सबसे शक्तिशाली उपग्रह की बात करें, सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा है, तो ये है आपका, इसका नाम क्या है, GSAT-7R। इसका नाम क्या है, GSAT-7R है इसका नाम। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, भारतीय रॉकेट है, ये लॉन्च किया गया 2025 में। और इसके रॉकेट के बारे में पूछा जाएगा, किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था, तो इसको रॉकेट जो था वो है LVM 3rd M5 इसके रॉकेट का नाम है। और इस रॉकेट को भारत में बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इस रॉकेट को LVM 3rd M5 को क्या कहते हैं, बाहुबली रॉकेट कहते हैं। इससे लॉन्च किया गया था। ये भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है, GSAT-11 है। वजन इसका था 5854 किलोमीटर। और रॉकेट की बात करें तो ये एरियन 5 रॉकेट था जो कि यूरोप का रॉकेट था। इसी वजह से भारत, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारतीय रॉकेट से लॉन्च सबसे शक्तिशाली कौन सा था, तो वो था आपके GSAT-7R, जिसको CAM इस रॉकेट को CMS-03 भी बोलते हैं इस रॉकेट को। और इस उपग्रह को CAM-03 भी बोलते हैं। रॉकेट कौन था, LVM 3rd M5 था। बाहुबली रॉकेट इसको कहते हैं। 2025 में लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर का ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन सकता है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा बिरसा 101 का संबंध किससे है, तो चर्चा में रहा जो बिरसा 101 है
ये क्रिस्पर जीन थेरेपी है। क्या है? क्रिस्पर जीन थेरेपी है और ये एग्जाम में पूछा गया थेरेपी और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये करंट अफेयर का भी वर्तमान समय प्रश्न है। क्रिस्पर जीन थेरेपी, ये इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो क्रिस्पर जीन थेरेपी का उपयोग सिकल सेल एनीमिया में किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया, अभी देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एनीमिया और एक नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया में ये हमारे जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसमें आरबीसी का जो आकार है वो हसियाकार हो जाता है। क्या हो जाता है? आरबीसी का आकार हसियाकार हो जाता है। हसियाकार हो जाता है या फिर चंद्र के समान हो जाता है। चंद्र के समान, चंद्र यानी कि चांद के समान हो जाता है। इस तरह का आरबीसी का आकार इस तरह का हो जाता है, हसियाकार। तो ये सिकल सेल एनीमिया नामक रोग में इस तरह का होता है। एक आप लोगों ने एनीमिया नामक रोग पढ़ा होगा। एनीमिया नामक रोग, ये आप सभी जानते हैं ये कैसे होता है। तो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी जिसे क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका। इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त कण बोलते हैं आरबीसी को। और इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है? ब्लड का रंग लाल होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह यौगिक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और इस लौह यौगिक में पाया जाता है एक लौह तत्व, जिसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिमैटिन। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हिमैटिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हिमैटिन एक लौह वर्णक किसे बोलते हैं? लौह वर्णक। वर्णक का मतलब जो रंग देता हो उसे वर्णक बोलते हैं। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया किसी को भी हो सकता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक डिसीज है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? यही होता है। और एनीमिया के बारे में, इसमें भी आरबीसी का रंग जो होता है, आरबीसी जो होता है वो चंद्र के समान हो जाता है, चंद्राकार हो जाता है या फिर हंसियाकार हो जाता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि यह प्रसिद्ध उदाहरण किसका है? तो ये एक उदाहरण दिया हुआ है। अगर आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से निकल गया है, तो आपके आंसू आपको सितारे को देखने से रोकेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि पछतावा करने में अगर आप लोग समय जाया करेंगे तो आप लोग को और भी नुकसान होगा। जो आपको पहले से नुकसान हो चुका है उससे भी और अधिक नुकसान होगा यदि आप पछतावा करेंगे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है? वचन है। नाथ टैगोर के क्या है? वचन है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी और बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना इन्होंने की थी। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और लेखक भी थे और इन्हें भारत रत्न भी इन्हें आपको नोबेल भी मिल चुका है 1913 में गीतांजलि के लिए। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो इस तरह से हमारे एग्जामों में पहली मुस्लिम महिला के बारे में पूछा जाता है। तो ये थी रायहाना तैयब जी। इनका नाम था क्या? इनका नाम था रायहाना तैयब। रायहाना तैयब ये कैसी मुस्लिम महिला थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रायहाना तैयब जी। और ये कैसी मुस्लिम महिला थी? कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो यहाँ पे आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये आपकी रजिया सुल्तान थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये भी रिवीजन कर लीजिए एकमात्र मुस्लिम महिला से। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये थी आपकी
ये थी आपकी संविधान, बेगम एजाज रसूल इनका नाम था, बेगम एजाज रसूल इनका नाम था। तो ये भी बातें यहाँ पे एग्जाम में आपके पूछी जाएंगी, तो रिवीजन के तौर पे ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा मुस्लिम महिला से कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली जो थी वो पहली मुस्लिम महिला कौन थी। तो सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी, तो इनका नाम था, आप लोग जानते होंगे, इनका नाम यहाँ पे लिखेंगे फातिमा बीवी। क्या नाम है इनका? फातिमा बीवी। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला रायहाना तैयब जी, इनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है। और सुप्रीम कोर्ट की पहली मुस्लिम महिला जज कौन थी, या फिर भारत की पहली महिला जज कौन थी, वो थी आपकी फातिमा बीबी। इनके बारे में भी एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन ज्वालामुखी सुप्त है। तो देखिए सुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पे नोट करेंगे, सुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था हवाई द्वीप है ना अमेरिका में, वहाँ का एक मैनाकिया ज्वालामुखी है, इसके बारे में ऑप्शन में था मैनाकिया ज्वालामुखी। तो ये कैसा ज्वालामुखी है? सुप्त ज्वालामुखी है। इसी तरह से और भी कुछ सुप्त ज्वालामुखी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नारकोंडम कहाँ का है, नारकोंडम कहाँ का ज्वालामुखी है, तो ये सुप्त ज्वालामुखी, तो ये भारत का सुप्त ज्वालामुखी ज़्यादा नहीं पाए जाते। इसी तरह से माउंट किलिमंजारो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एक सुप्त ज्वालामुखी है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। देखिए सुप्त ज्वालामुखी, ये माउंट किलिमंजारो, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे? तंजानिया में स्थित है। तंजानिया कहाँ का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये भी आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, पहले नहीं और बता देते हैं। अगर आपसे पूछे कि सुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो देखिए सुप्त ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें मानव इतिहास में कभी विस्फोट ना हुआ हो मानव इतिहास में, लेकिन वो भविष्य में कभी विस्फोट होने की क्या हो, संभावना हो, भविष्य में कभी विस्फोट होने की संभावना हो। तो ऐसी ज्वालामुखी की विस्फोट होने की क्या हो, संभावना हो। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहेंगे? सुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सुप्त या फिर इसे सुसुप्त भी बोलते हैं, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये वर्ल्ड जियोग्राफी में ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, कौन ज्वालामुखी? सुप्त ज्वालामुखी। हवाई का मैनाकिया ज्वालामुखी, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और नारकोंडम आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में है। और माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण, ये तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सुप्त ज्वालामुखी। और इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में कभी विस्फोट हुआ हो और फिर भविष्य में कभी विस्फोट होने की संभावना हो, ऐसे ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण है? ये भी आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न है। टेक्टोनिक प्लेट, जिसे विवर्तनिक प्लेट भी कहते हैं। तो प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों की बात करें तो कुल मुख्य रूप से 7 हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेटें, जिसे विवर्तनिक प्लेटें भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मुख्य रूप से कितनी है? तो ये मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की बात करें तो ये मुख्य रूप से आप लोग इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, मुख्य रूप से 7 हैं। कौन कौन सी हैं? तो एक लोग आप सभी जानते हैं कि प्रशांत प्लेट, आपको ध्यान रखना है, प्रशांत प्लेट के बारे में याद रखना है। फिर आपको आर्कटिक प्लेट की, अंटार्कटिक प्लेट के बारे में आप लोग ध्यान रखा है, अंटार्कटिक प्लेट के बारे में आप लोग ध्यान रखना है। अंटार्कटिक प्लेटें कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 7 मानी जाती हैं उनके बारे में। और इस प्रश्न में मुख्य प्लेट के बारे में ही पूछा गया है, और इसमें अन्य किसी प्लेट के बारे में, इसके अलावा में किसी अन्य प्लेट के बारे में अगर जिक्र हो तो उसको टिक करना है कि ये इनमें से नहीं है। ठीक है, प्रशांत प्लेट हो गया, आर्कटिक प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिकन प्लेट हो गया, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, ये सभी आप लोग को वर्ल्ड जियोग्राफी में
मिलेंगे। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गया। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे यूरेशियाई प्लेट हो गया, यूरेशियाई जिसमें पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप आ जाएगा, यूरेशियाई प्लेट इसे बोलते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे एक अफ्रीकन प्लेट के बारे में, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप पूरा स्थित है। अफ्रीकन प्लेट के बारे में याद रखेंगे, पूरा अफ्रीका महाद्वीप। फिर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर इसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें अपना भारत भी स्थित है, इसी वजह से इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी का हिस्सा अपना भारत है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। तो इतने सारे 7, मुख्य रूप से 7 प्लेट हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। टेक्टोनिक प्लेट को ही इसको विवर्तनिक प्लेट भी बोलते हैं, विवर्तनिक प्लेट भी बोलते हैं हिंदी में। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, विवर्तनिक प्लेट भी इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या है कि कौन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे विवर्तनिक प्लेट के उदाहरण 7 हैं। मुख्य रूप से पूछा जाए तो ये मुख्य आपको 7 याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, 7 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रशांत प्लेट, आर्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सभी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये 7 प्लेटें हैं जो जिसमें पूरा विश्व स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे छोटे भी हैं, उनके बारे में नहीं आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस बीमारी या विकार के लिए आमतौर पे शांत करने वाली दवा दी जाती है। तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से बीमारी और उसकी दवाओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बीमारियां उसके दवाओं के बारे में पूछा जाता है। तो शांत करने की दवा, ये चिंता, डिप्रेशन, चिंता के जिसे एंजाइटी भी कहते हैं, इसके वजह से इसमें दी जाती है। चिंता में शांत करने की दवा दी जाती है, चिंता एक रोग कह लीजिए, इसमें दी जाती है। उसके बाद कुछ और दवाइयों के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मलेरिया के बारे में, मलेरिया की दवा आती है जिसका नाम है क्विनैन। क्या है इसकी दवा का नाम? क्विनैन, या फिर इसे ऑप्शन में क्विनोन भी लिखता है। और ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। और ये भी बात एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, मलेरिया की खोज किसने किया था पूछे तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए उन्हें नोबेल भी दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी, एंटीबायोटिक दवा कौन थी, विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी? ये थी आपकी पेनिसिलिन। क्या थी? पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन थी विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पेनिसिलिन के बारे में पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और एक और भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में कैंसर के उपचार में अगर आपसे पूछे किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कैंसर के उपचार के लिए इसमें अक्रिय गैस जो प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है रेडान। रेडान गैस का उपयोग किया जाता है। थेरेपी इसमें कौन सी दी जाती है कैंसर में? तो कीमोथेरेपी नाम की एक थेरेपी है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कीमोथेरेपी इसमें दी जाती है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस बीमारी या विकार के लिए आमतौर पे शांत करने की दवा दी जाती है। तो हमने बताया चिंता के लिए दी जाती है। मलेरिया की दवा है क्विनोन, और इसे प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन थी, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी, रेडान गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के इलाज में। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। हृदय योजना कब शुरू हुई थी? ये 2015 में शुरू हुई थी हृदय योजना, और इसका उद्देश्य था कि जो अपने देश के 12 सांस्कृतिक स्थल हैं उनका क्या करना, विकास करना। उसमें मथुरा, वाराणसी भी शामिल था। तो ये 2015 में शुरू, और ये अभी समाप्त भी हो गई है ये योजना 2019 में, क्योंकि 2015 से ही चल रही है।
इसमें इसका उद्देश्य था, जबकि एग्जाम में हृदय योजना पूछा जाता है क्या था, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें 12 सांस्कृतिक स्थल जो थे भारत के, सांस्कृतिक जो स्थल थे 12 सांस्कृतिक स्थल का, उसका पुनरुद्धार करना या फिर उनका विकास करना, ऐसे लिख लीजिए, उनका क्या करना, विकास करना, 12 सांस्कृतिक स्थल। और भी 2 योजनाओं के बारे में इस प्रश्न से याद रखेंगे। एक अमृत योजना पूछी जाती है एग्जाम में, ये कब शुरू हुआ था अमृत योजना, तो ये 25 जून, खाली डेट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, 25 जून 2015, क्योंकि डेट एग्जाम में पूछा जाता है। किससे संबंधित था, तो पेयजल से संबंधित था, मतलब पूरे भारत में जल की आपूर्ति कराना, इससे संबंधित था। एक योजना थी स्मार्ट सिटी योजना, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कब शुरू हुई थी। स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई थी, तो स्मार्ट सिटी जो योजना है ये भी 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को शुरू हुई थी ये भी योजना। और एक चीज़ याद रखेंगे, अमृत योजना का अभी दूसरा वर्जन चल रहा है, 2.0 वर्जन चल रहा है अमृत योजना का, और स्मार्ट सिटी योजना भी चल रहा है, ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हृदय योजना कब शुरू हुई थी, 2015 में हमने बताया। इसी तरह से हमने बताया स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुई थी, 25 जून 2015 में। इसी तरह से हमने बताया अमृत योजना, ये 25 जून 2015 में पेयजल से संबंधित था, इसका दूसरा संस्करण भी लागू हो चुका है, वो भी चल रहा है। अगला प्रश्न कि हृदय योजना के तहत इसमें कितने सांस्कृतिक स्थल का विकास किया। कई एग्जामों में तो यही पूछा गया है कि कितने सांस्कृतिक स्थल का इसमें विकास किया जाएगा, तो इसमें 12, पूरे देश के 12 सांस्कृतिक स्थल का विकास किया जाएगा। कई एग्जामों में तो केवल यही संख्या पूछा है, 12, ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि विश्व आर्थिक मंच की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो हमेशा एक ही जगह होती है, दावोस में। तो इसकी जो बैठक है दावोस में हुई है। दावोस कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, स्विट्जरलैंड में है। दूसरी बात, यहाँ से 2-4 बातें और पूछी जाती है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना तो इम्पोर्टेंट है ही 1971 में, और उससे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो यानी कि इसके संस्थापक के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो किया था उनका नाम है क्लाउस श्वाब नाम है, उनका नाम है क्या, इनका नाम है क्लाउस श्वाब। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये कम से कम 20 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। कम से कम 7-8 संस्थाओं का हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है, इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। ये 2 इंडेक्स जारी करता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स का मतलब सूचकांक, कौन कौन सा इंडेक्स जारी करता है ये देख लेते हैं। तो ये 2 इंडेक्स जारी करता है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला इंडेक्स हो गया, ये जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल और भी जारी करता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 2 एग्जाम में पूछा जाएगा आपके। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक, ये इसमें भारत का इस समय स्थान 131 नंबर पे है, और ये इंडेक्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। एक वैश्विक जोखिम सूचकांक के बारे में भी पूछा जाता है। वैश्विक जोखिम सूचकांक ये कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि विश्व इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई थी, दावोस स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1971 में, यार 17 कैसे हो गया, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और संस्थापक इसके हैं क्लाउस श्वाब, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वैश्विक जोखिम सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये यही संस्था जारी करती है। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वें नंबर पे है, और वैश्विक जोखिम सूचकांक का रैंकिंग नहीं होता, ये इसमें बस ऐसे क्या बोलते हैं कैटेगरी वाइज इसमें देशों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। आज के क्लास में बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा, और लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए हमारे साथ आपको जुड़ना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।